अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच आनंद स्वरूप वर्मा जी को लेके आए हैं नेपाल की खास स्थितियों पे बात करने के लिए। आनंद स्वरूप वर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हम आपको बता दें कि साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ पर जो तीसरी दुनिया के जो संघर्ष हैं और खास तौर पे वहां के जनमानस के जो संघर्ष हैं, उनकी वो एक तरह से भारत में एकमात्र यूनिक आवाज रहे हैं, जिन्होंने एम्पलीफाई किया है, लोगों को बताया है कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इवन मिडिल ईस्ट और भारत साउथ एशिया में जो इस तरह के रेजिस्टेंस मूवमेंट्स चले हैं, जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स चले हैं ऑप्रेस्ड की तरफ से, उनकी सच्चाई क्या है। और हम लोग भी बहुत सारे इनके लेख पढ़ के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। तो आनंद स्वरूप वर्मा जी इस समय नेपाल के मुद्दे पे, क्योंकि नेपाल को ये बहुत सालों से बहुत बारीक तरीके से देख रहे हैं। तो आनंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका अमरीश मिश्रा स्पीक्स में। धन्यवाद। और हम आपसे देखिए शुरुआत यहीं से करेंगे कि जो अभी नेपाल में घटनाक्रम हुआ, अब काफी दिन बीत चुके हैं। 8 सितंबर को शुरू हुआ और आज 19 सितंबर है। अब इन 10 दिनों में जो पहले के 3 दिन हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहले के जो 3 दिन हैं उनमें अचानक जो सारी चीजें हुई, जिसने व्यवस्था ही पूरी पलट दी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, अचानक तो देखिए अमरीश जी, कोई भी चीज अचानक तो होती नहीं है। एक प्रक्रिया का वो कल्मिनेशन था और वो प्रक्रिया मैं देख रहा था काफी दिनों से और मुझे लग रहा था कि किसी न किसी दिन ये विस्फोट होगा, क्योंकि 2008 में जब से गणतंत्र की स्थापना हुई माओवादी जनयुद्ध के बाद, और तब से लेकर अभी तक 17 वर्ष हो गए, कितनी सरकारें आई गई, माओइस्ट भी प्रधानमंत्री रहे, हिमालय के लोग भी प्रधानमंत्री रहे, नेपाली कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री रहे, और लेकिन जनता के हालात में कहीं कोई तब्दीली नहीं आई। और नया संविधान बनने के बाद भी उसके बाद हुआ कि नया संविधान बनने से शायद कुछ लोगों की दिक्कतें दूर हो, तो 2015 में नया संविधान भी बन गया, लेकिन उसके बाद भी लोगों की मुसीबतें नहीं कम हुई। खाड़ी देशों में पलायन नहीं रुका, बल्कि पलायन और बढ़ गया। और नौजवानों के अंदर एक बहुत हताशा का भाव था। इसलिए ये तो लग रहा था कि किसी न किसी दिन ये विस्फोट होगा। मैं आपको बताऊं कि 2006 में जिस समय अभी जनयुद्ध चल रहा था, माओइस्ट पीपुल्स वॉर, मुझे यूरोप जाने का मौका मिला एक लेक्चर टूर पर, और उसे स्पीकिंग टूर कहा गया था। वो वर्ल्ड पीपुल्स रेजिस्टेंस मूवमेंट WPRM की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था तो मैं गया था। तो मैं 6-7 देशों में वहां मैंने लेक्चर दिए थे। जर्मनी में बहुत बड़ी संख्या में नेपाली प्रवासी रह रहे थे, नौजवान। जर्मनी के कई शहरों में मैंने लेक्चर दिया था, तो उनसे मुलाकात होती थी। रात में उन्हीं के यहाँ मैं रुकता भी था उन लोगों के साथ। तो वो बड़े उत्साह में थे कि जल्दी ही वहां पर क्रांति संपन्न हो जाएगी, राजतंत्र की समाप्ति होगी, एक नई शासन व्यवस्था आएगी, और फिर हम लोगों का विदेश आकर के नौकरी की तलाश में यहाँ भटकना खत्म हो जाएगा और हम अपने देश में ही खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। तो ये तमाम देशों में, जर्मनी, बल्कि ब्रसल्स में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था यूरोपियन यूनियन के बाहर, जब यूरोपियन यूनियन ने राजा को हथियार दिए जाने का समर्थन कर दिया था उसके विरोध में नेपाली प्रवासियों का। उस समय सारे नेपाली यूरोप से आए हुए थे, बहुत बड़ी भीड़ थी। मैं उस प्रदर्शन में शामिल था।
तो वहां भी लोगों से जो बातचीत हो रही थी मेरी, उससे यही इंप्रेशन आ रहा था कि लोगों के अंदर बहुत उम्मीद है। अब रिवोल्यूशन तो हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं, क्रांति हुई, क्योंकि राजतंत्र समाप्त हुआ, और राजतंत्र का समाप्त होना करीब 235-250 साल का राजतंत्र समाप्त हुआ, जिसकी नींव 1768 में 1768 में पृथ्वीनारायण शाह ने रखी थी। तो सब कुछ तो हुआ, क्रांति हो गई, लेकिन इन लोगों की स्थितियों में कोई तब्दीली नहीं आई। नतीजतन यहाँ के लोग जो थे, उनके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन जबरदस्त है, जो लोग नेपाल के अंदर रह रहे थे, क्योंकि जो नेपाल के नौजवान थे उनके सामने भी रोजगार का संकट था, उनके सामने आजीविका का संकट था, उनके सामने दैनिक जीवन बिताने का संकट था, एक सम्मानपूर्ण जिंदगी, तो उनके अंदर ये होना ही था। फिर ये जो कम्युनिकेशन के साधन तमाम हुए, जिनके जरिए वे एक दूसरे की से बात कर सकें, इंस्टाग्राम हुआ, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो इसके जरिए यूरोप में जो लोग रह रहे थे, जो प्रवासी थे और जो नेपाल में थे, सबके बीच एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने लगा था, और ये असंतोष लगातार बढ़ रहा था, जिसकी अभिव्यक्ति होनी ही थी। जी, तो ये इसमें एक चीज आनंद जी, थोड़ा सा टाइमलाइन अगर देखें तो 2008 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन होते हैं, जिसमें माओवादी जीतते हैं, प्रचंड प्रधानमंत्री बनते हैं, और उस इलेक्शन में 30% वोट माओवादियों को मिलता है और करीब 20-21% या ऐसे ही वोट एमाले या नेपाल ये नेपाली कांग्रेस को मिलता है। मतलब 50, अगर एमाले का भी 20-22% जोड़ लें तो 50% वोट लेफ्ट के लिए वहां पर 2008 में दिखाई पड़ता है। उसके बाद एक सवाल यहाँ पर यह है, और इससे जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके हम लोग आएंगे उस पर। सवाल यह है कि 2008 और 2012 तक ये एक जो प्रचंड प्रधानमंत्री थे, ये संविधान, एक नया संविधान क्यों नहीं बना पाए, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही इलेक्ट हुई थी इस चीज के लिए? नहीं, प्रचंड तो 9 महीने ही प्रधानमंत्री पद पर रहे ना। अच्छा, हाँ, 2008 में 9 महीने ही प्रधानमंत्री पद पर रहे, और वो रुकमंगत कटवाल वाला जो प्रसंग था, जो आर्मी चीफ था, उस प्रसंग पर इनको इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफा क्या, मतलब सरकार इनकी गिर गई थी, क्योंकि झलनाथ खनाल की पार्टी एमाले ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो इनकी सरकार गिर गई थी। तो प्रचंड को काम करने का मौका तो मिला नहीं उस समय। उस समय तक प्रचंड जेन्युइनली कुछ करना चाहते थे, लेकिन अभी बिल्कुल नए नए सत्ता में आए थे, सत्ता का कोई अनुभव नहीं था, सीधे जंगल से ये लोग यहाँ आ गए थे। तो ऐसे में अगर कुछ दिन और रहते तो शायद, वो भी शायद ही कहा जाएगा कि शायद वो बेहतर नमूना दिखा सकते थे, बेहतर प्रतिमान स्थापित कर सकते थे, लेकिन वो तो उनकी सरकार उस समय 9 महीने ही रही।